नमस्कार, मैं विजय कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ठोस अवस्था की तीसरी वीडियो है ये। और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात कर ली थी ठोस अवस्था के प्रकार, और हमने क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस देखे थे। और फिर उसके बाद हमने बात की थी क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की बात। तो क्रिस्टलीय ठोस प्रकार यानी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है धात्विक ठोस, तीसरा होता है आपका आणविक ठोस, चौथा होता है आपका सहसंयोजक ठोस। ठीक है, हमने 4 ठोसों की बात की थी। यानी हमने कुल मिलाकर इस चैप्टर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमने बात कर ली थी, पहला हमने इसमें अध्याय देखा था। पहली वीडियो हमने ये देखा था कि ठोसों के गुणधर्म या अभिलक्षण, ये भी देखे थे हमने पहली वीडियो में। अभिलक्षण भी देखे थे ठोसों के। उसके बाद हमने दूसरा ये देखा था, ठोसों के प्रकार की बात की थी। ठोसों के प्रकार की बात की थी, ठोसों के प्रकार। उसके बाद हमने ठोसों के प्रकार में हमने 2 प्रकार देखे थे, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की बात कर रहे थे। अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, जो कि 4 प्रकार के होते थे। पहला मैंने बताया था आपको आयनिक सॉलिड। उसके बाद दूसरा मैंने बात की थी मेटेलिक सॉलिड। तीसरे की हमने बात की थी कोवैलेंट की सॉलिड। और जो चौथा था मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात की थी। ठीक है, आयनिक सॉलिड को हम आयनिक ठोस कहते हैं। मेटेलिक सॉलिड को हम बोलते हैं धात्विक ठोस। कोवैलेंट सॉलिड को बोलते हैं हम सहसंयोजक ठोस। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम बोलते हैं आणविक ठोस। हमने ये 2 वीडियो में पिछली वाले में ये बात की थी कि ठोसों का अभिलक्षण क्या होते हैं, ठोसों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, यानी हमने अभिलक्षण के बारे में जाना था, ठोसों के प्रकार के बारे में जाना था। ठोसों के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिस्टलीय ठोस की बात की थी, जैसे 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, ठीक है, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। अब हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था आणविक हमारा ठोस चल रहा था, यानी हम लास्ट वीडियो में आणविक ठोस के बारे में बात कर रहे थे। चलो तो आणविक ठोस के बारे में बात करते हैं। ये आपके चैप्टर की रूपरेखा है जो पिछली वीडियो में हो चुका है। ठीक है, आणविक ठोस हो जाने के बाद आपका शुरू होगा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, ठीक है, इंग्लिश में भी इसे क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। ये आपका टॉपिक शुरू होगा। इससे पहले आणविक ठोस के हम पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, तो ये अध्याय की रूपरेखा है। आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी आज हम बात जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आणविक ठोस के प्रकार की, ये जो आपके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड।
ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं। हमने आणविक ठोस के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, यानी आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ा रूपरेखा देख लेते हैं। आणविक ठोस के लास्ट वीडियो जाते जाते हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अवयवी कण, अगर इनके अवयवी कण की बात करें तो भाई आणविक ठोस है, ठीक है, तो अवयवी कण क्या होंगी, अणु होंगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। यदि आणविक ठोस है अणुओं से बना होगा तो अवयवी कण क्या होंगे, इनके कण क्या होंगे, अणु, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अवयवी कण के बाद हम बात करते हैं आकर्षण। आकर्षण बल कौन सा है, आकर्षण बंध कौन सा है, तो इसके मध्य अगर अवयवी कण है तो मैंने बताया था अवयवी कण के जो मध्य आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, वान डर वाल्स बल, ठीक है, वान डर वाल्स बंध, कौन सा बंध होता है अवयवी कणों के बीच, वान डर वाल्स, ठीक है। उसके बाद अगर इनके क्वथनांक की बात कर लें, क्वथनांक, क्वथनांक की बात कर लें, उसके क्वथनांक और गलनांक। तो हमने क्वथनांक और गलनांक में क्या देखा था, क्वथनांक का मतलब वान डर वाल्स बल कैसा होता है, दुर्बल होता है, कैसा होता है, दुर्बल। अगर ये बल, ये बंध या बल कैसा है, दुर्बल है, तो दुर्बल रहेगा तो जाहिर सी बात है क्वथनांक और गलनांक भी कैसे रहेंगे, निम्न रहेंगे, ठीक है, बहुत ही कम रहेंगे। उसके बाद हमने बात की थी इसमें चालकता की। चालकता कैसी थी, कुचालक थी, कैसी थी, कुचालक, ठीक है। और ये बात करें हम इसके बाद उदाहरण की, तो इसमें उदाहरण क्या थे, जो गैसें थी अक्रिय, ठोस अक्रिय गैस, ठोस अक्रिय गैस I2, ये सब क्या थे, अणु थे। HCl ये सब क्या थे, अणु थे, ठीक है। SO2 ये क्या थे, अणु थे। CO2 ये क्या है, सभी अणु हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या देखा था हमने, प्रकृति देखी थी, ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं, यानी अगर हम इनको पृथ्वी पे देखें तो कैसे पाए जाते हैं, तो ये मुलायम पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, मुलायम, यानी ये बातें हमने देख ली थी, ठीक है। आणविक ठोस में लास्ट में ये पहुंचे थे। और इसमें मैंने ये बताया था इसमें एक अपवाद होता है, आणविक ठोस में एक अपवाद होता है। अपवाद कौन होता है, अपवाद, अपवाद होता है बर्फ, ठीक है। ये कैसा होता है, कठोर होता है, कैसा होता है, कठोर होता है, इसलिए ये क्या है, और ये होते कैसे, प्रकृति में मुलायम होते हैं, ठीक है, और ये होता कैसा है, कठोर, इसलिए क्या है, अपवाद। इसमें आइस क्या है, आपका अपवाद है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो इनके 3 प्रकार होते हैं। आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं, ध्रुवीय, आणविक ठोस, पहला ये होता है, ठीक है, और दूसरा होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा होता है H बंधित आणविक ठोस, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको लिख देता हूं मैं, इसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और इसको बोलते हैं H बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो इन तीनों के बारे में। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, H बंधित आणविक ठोस, इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये क्या है, कैसे बनते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फोटो लीजिए इनका बन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बंधित ध्रुवीय की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 11th क्लास चैप्टर 4 में जो द्विध्रुव आघूर्ण नाम का जो टॉपिक आता है उस कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या नाम है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो एक अणु है HCl। ठीक है, अब सॉरी Cl नहीं, F ले लेते हैं। एक अणु है H और F। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये वाला F। ठीक है, जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस तरफ जाएंगे, जो ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। यानी विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, F। यानी बंद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो तत्व है, ये जो परमाणु है, ये ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणता का मान इसका अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसे हम En से भी लिखते हैं। इसका मान उच्च है किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मक तत्व का मान सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, F की तरफ। क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो यानी जो बंद के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ। ठीक है, यानी बंद का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है और जिसकी तरफ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसकी तरफ जाएगा तो वो आंशिक रूप से कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, और जिसकी तरफ से निकल के गया वो आंशिक रूप से कैसा हो जाएगा, धनात्मक। अब ये सिरा कैसा आया, धनात्मक, और ये सिरा कैसा आया, ऋणात्मक। ठीक है, ये क्या बन गए, एक ध्रुव ये, एक ध्रुव ये, यानी इन दोनों के मध्य क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया या नहीं बन गया, द्विध्रुव बन गया। ये क्या बन गया, द्विध्रुव, द्विध्रुव। ठीक है, अब बात करें कि द्विध्रुव कैसे कहते हैं, जिसमें दो ध्रुव हो। कैसा ध्रुव है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो कैसा ध्रुव है, द्विध्रुव कहलाएगा। क्यों द्विध्रुव कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ जाएंगे जिसकी विद्युत ऋणता का मान अधिक हो, विद्युत ऋणता का मान अधिक हो। तो इसमें H और F में से, परमाणु में से कौन सा विद्युत ऋणता का मान किस में अधिक है, F में, फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक
विद्युत दृढ़ता दिखाता है। ठीक है, तो विद्युत दृढ़ता का मान किसका अधिक, F का। और बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, F की तरफ। और जब बंद के इलेक्ट्रॉन F की तरफ जाएंगे और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो F कैसा हो जाएगा, आंशिक रूप से धनात्मक हो जाएगा। और जिसके इलेक्ट्रॉन निकल चुके हों, जिसमें से बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हों, तो ये आंशिक रूप से कैसा हो जाएगा, धनात्मक। यानी जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक। जिस इलेक्ट्रॉन आ चुका है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, आंशिक रूप से। ठीक है, पार्शियल धनात्मक, पार्शियल ऋणात्मक। ठीक है, अब इसमें दो ध्रुव उत्पन्न हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसमें दो ध्रुव पाए जाए उसे द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें क्या होता है इसकी परिभाषा की। अगर बात करें तो हम परिभाषा की थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, चलो परिभाषा की बात करें तो क्या करें, जब कभी कहीं भी ऐसा भी लिख सकते हैं, जब कहीं भी बंद में परमाणुओं के मध्य। ठीक है, जब कभी भी बंद में, बंद कौन सा होगा, परमाणुओं के मध्य। ठीक है, परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर उपस्थित हो तो, ठीक है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इससे न्यूज से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो अभी, ठीक है, जब कहीं भी बंद में परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर उपस्थित हो, विद्युत ऋणता का क्या हो, अंतर उपस्थित हो। अब विद्युत ऋणता F से H से ज्यादा किस में है, F में। किसकी इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज्यादा है, विद्युत ऋणता का मान किसका ज्यादा है, F का। यानी H से ज्यादा किसका, F का। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, F की तरफ जाएंगे। और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पार्शियल रूप से कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है वो पार्शियल रूप से कैसा हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, तो ये इसमें दो पोल यानी दो ध्रुव उत्पन्न होंगे। और जहां दो ध्रुव उत्पन्न होंगे वहां पर कौन सा कार्य उत्पन्न हो जाएगा, द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, द्विध्रुव को आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं न्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से समझें क्योंकि आगे का इसका कंसेप्ट इसी के तरीके से है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डेफिनेशन खुद बनाइए, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, जब भी किसी परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर उपस्थित हो तथा बंद के इलेक्ट्रॉन उस ओर आकर्षित होंगे या उस ओर विस्थापित होंगे जहां पर
विद्युत ऋणता का मान अधिक हो। जिस तत्व का, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा, बंद के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक सिरा प्लस का है, एक सिरा माइनस का है, तो द्विध्रुव का मान, वैसे न्यू जीरो का मान क्या जीरो है? क्या जीरो है? क्या समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित हुए? नहीं हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? एफ की ओर। क्या एच की तरफ गया? नहीं गया। यानी न्यू जीरो का मान कब जीरो होगा? जब समान रूप से इलेक्ट्रॉन हो, समान रूप से। तो ये कैसा है? जब समान रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, केवल ये एफ की तरफ ही गया है, तो न्यू जीरो इज नॉट इक्वल जीरो के, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि जीरो नहीं है, क्योंकि समान रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं हुआ है। बंद में जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक तरफ ही आकर्षित हुए हैं। किस तरफ? जिस विद्युत ऋणता का, जिसका मान अधिक है, विद्युत ऋणात्मक, इसमें मान किसका अधिक है? इसका एफ का मान अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए? एफ की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन एच की तरफ नहीं गए, एच की तरफ से निकल के किसकी तरफ गए हैं? एफ की तरफ। और जिसकी तरफ गए हैं, ए की तरफ गया है। अगर ये समान रूप से दोनों तरफ जाते तो न्यू जीरो का मान कैसा होता? जीरो होता। लेकिन ये जीरो नहीं है, और यदि कोई जीरो नहीं होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या? ध्रुवीय अणु। ये कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु। कैसे ध्रुवीय अणु? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास पहुँचा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है, तो आप इसको फोटो लीजिए, आप इसका फोटो लीजिए। ठीक है, कुछ उदाहरण और समझे। जैसे मान लो HCl है, ठीक है, HCl है, तो इसके अणु कहाँ जाएंगे? Cl के पास। अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? Cl है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Cl के पास जाएगा, अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ। अब तो इसमें न्यू जीरो का मान कैसा रहेगा? जीरो रहेगा या इज नॉट जीरो रहेगा? क्यों? क्योंकि एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन गया है, दोनों तरफ तो नहीं गया, समान रूप नहीं है। तो इसका मतलब इसका भिन्न जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वो कैसा होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ऐसा अणु जिसका चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, तो वो कैसा कहलाता है? ध्रुवीय अणु कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आपके समझने के लिए, नहीं बस इतना ध्यान रखें, ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है वो कैसा कहलाता है? ध्रुवीय अणु कहलाता है। ठीक है, ये कुछ हुए ध्रुवीय अणु के उदाहरण। ठीक है, और भी उदाहरण बताता हूँ, इसे उतारिए। चलो आगे और उदाहरण भी अब देखें। ठीक है, अब बात कर लें जैसे कि I2 की बात करें तो I2 में क्या है? I सिंगल बॉन्ड I, ऐसा ही है ना? I सिंगल बॉन्ड I। ठीक है, क्या इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत ऋणी तत्व हैं वो दोनों ही हैं। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, समान रूप से वितरित होंगे। तो समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे तो न्यू जीरो का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान ना घट रहा बढ़ रहा, कैसा हो रहा है, एकदम समान हो रहा है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसा होगा, शून्य। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा अणु जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है तो क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय अणु। ठीक है, ऐसा अणु जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा होता है, शून्य होता है, तो वो कैसा कहलाता है, अध्रुवीय ठोस। कैसा कहलाता है, अध्रुवीय आणविक ठोस कह लो। ठीक है, सॉरी यहाँ अणु नहीं ठोस लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं, यानी समान प्रकार के जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी, वो कैसे रहेंगे, अध्रुवीय। और अक्रिय गैस भी कैसे रहेंगे, अध्रुवीय। जैसे अक्रिय गैस में ऑर्गन ले लो, अब इनके मध्य क्या है, ये बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होंगे तो न्यू जीरो का मान कैसा, जीरो, यानी शून्य रहेगा। यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान दोनों में कैसा है, शून्य है। अब इसमें कुछ उदाहरण और हैं, वो भी समझें आप। जैसे मान लो SO2, ठीक है, ये अब इसमें क्या है, जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। ठीक है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। और जो नीचे की तरफ जाएगा वो आंशिक रूप से कैसा रहेगा, ऋणात्मक। और जिसकी तरफ से निकल गया वो कैसा रहेगा, आंशिक रूप से धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ कैसे सिरे बने, धनात्मक ऋणात्मक, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो कैसा सिरा बना, तो इसमें न्यू जीरो का मान जीरो रहेगा या इज नॉट इक्वल जीरो, इज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, क्यों इज नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि इसमें दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एक ही तरफ जा रहे हैं। जो ज़्यादा विद्युतीय तत्व है, जो विद्युतीय ऋणी तत्व है, वो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। क्या एस की तरफ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, वो प्लस का सिरा है। और I2 या H2 की बात करें तो H में क्या हो रहा है, H में ये दोनों ही समान तत्व है, तो इसमें विद्युत ऋणता का मान भी समान होगा। और जहाँ मान समान हो जाएगा वहाँ पे न्यू जीरो का मान कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हो रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें परिभाषा की। ठीक है, परिभाषा की, दोनों की परिभाषा की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, और यहाँ बात कर लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, हम इन दोनों की परिभाषा की बात करने वाले हैं, इन दोनों की परिभाषा की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखो जैसे कि हम इसमें बात करें तो ऐसे ठोस
ऐसे ठोस बोल लो या आणविक ठोस बोल लो, आणविक ठोस बोल लेते हैं, आणविक, ऐसे आणविक ठोस, ठीक है, ऐसे आणविक ठोस जिसमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं और जिसका मान शून्य नहीं होता है, अर्थात न्यू जीरो इज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है, ऐसे आणविक ठोस जिसमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं और जिसका मान शून्य नहीं होता है, आणविक ठोस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे आणविक ठोस जिसमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं और जिसका मान शून्य नहीं होता है, अर्थात न्यू जीरो इज नॉट इक्वल जीरो, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब अगर बात करें हम अध्रुवीय आणविक ठोस की, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे अध्रुवीय, ठीक है, ऐसे अध्रुवीय आणविक ठोस, ऐसे अध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें ध्रुवीय अणु, जिसमें ध्रुवीय की जगह हम क्या लिखेंगे, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, अध्रुवीय अणु पाए जाते हैं और जिसका मान शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है, अर्थात न्यू जीरो इज नॉट इक्वल, यहाँ पे इज नॉट होगा, नहीं होगा, न्यू जीरो इज इक्वल जीरो। ठीक है, अर्थात ये हो गया अध्रुवीय आणविक अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या उदाहरण आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका HCl। हमने देखा था HCl, इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा विद्युतीय ऋणात्मक तत्व होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है। ठीक है, HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, और हमने क्या देखा था, SO2 देखा था। ठीक है, और भी आ सकते हैं, इसमें भी उदाहरण की बात कर लें तो क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। ठीक है, H2 आ जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा ब्रोमीन भी आ सकता है। ठीक है, और CO2 इत्यादि आ जाएंगे। ये सब आपके क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, यानी ध्रुवीय और आणविक ध्रुवीय ठोस में क्या अंतर है, ध्रुवीय ठोस में हमें परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर पाया जाएगा और इसमें परमाणुओं के मध्य कोई भी विद्युत ऋणता का अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि समान रूप से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो समान होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मान यहाँ कैसा होता है, समान होता है, इसलिए यहाँ पर न्यू जीरो का मान कैसा होता है, जीरो होता है, और यहाँ न्यू जीरो का मान जीरो नहीं होता, क्योंकि यहाँ समान रूप नहीं होता है, यहाँ समान रूप होता है। ठीक है, अगर बात करें अब यहाँ पर पहचान कर सकते हैं, जैसे कि ध्रुवीय अणु कौन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जो ज़्यादा विद्युतीय होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है,
तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। आई होप आपको ध्रुवीय और अध्रुवीय में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो चाहे इसका आप फोटो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं H बंधित आणविक ठोस की। ठीक है, H बंधित आणविक ठोस की हम बात करने वाले हैं। क्या नाम है, H बंधित आणविक ठोस, H बंधित आणविक ठोस। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, H बंधित आणविक ठोस को। इसमें क्या होता है H बंधित आणविक ठोस में। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। देखो परिभाषा, ऐसे ठोस जिसके या जिसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ठोस जिसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता हो तो क्या कहलाते हैं, H बंधित आणविक ठोस कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। देखो क्या है, ऐसे ठोस जिसके अणुओं के मध्य क्या पाया जाए, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा तो क्या होता है, H बंधित आणविक ठोस। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो इसमें आपको हाइड्रोजन बंध कौन कौन तत्व पहले बना सकता है वो बता दो। एक तो F बनाता है, एक O बनाता है, एक N बनाता है। ये टेक्निक है, आप इसे फोन के नाम से पढ़ सकते हो, FON। ये पृथ्वी पर या इस जगत में ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व का मान अधिक रखते हैं या इनका अधिक होता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो इन तीनों तत्वों को याद रखें, फोन। अब बात करने वाले हैं हम, जैसे कि मान लो ये केवल हाइड्रोजन से बंध आसानी से बनाते हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 11th क्लास में 4थे चैप्टर में आता है हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ जहाँ बन सकता है वो पदार्थ सभी पानी में घुलनशील होते हैं। अब जैसे जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बनने से कैसे जुड़े होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर के जरिए मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जल के अणु जो होते हैं हाइड्रोजन बनने से कैसे जुड़े होते हैं, इस तरीके से। ये क्या है, हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। 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 ठीक है, इस तरीके से जो जल के अणु होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए होते हैं। अब देखो हाइड्रोजन यानी H कहाँ जुड़ सकता है, जिस यौगिक में F आ जाए, O आ जाए, N आ जाए
तो समझ लेना, अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ सकते हैं तो ये जल में घुलनशील है, जल के अणुओं के साथ आसानी से हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। यानी H किसके साथ आए, किसके साथ आए, F के साथ, O के साथ, H N के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या अमोनिया जो है ये जल के साथ घुल सकती है, क्योंकि N के साथ क्या है, H आया, तो जाहिर सी बात है ये जल के साथ घुल सकती है। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, आणविक ठोस की। यानी ये क्या है, ये H2O है, इसको हम क्या बोलेंगे, बर्फ बोलेंगे। ठीक है, यानी आणविक ठोस। आणविक ठोस में ऐसे ही बंध बनाए जाते हैं, इस तरीके के। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो बंध बनाता है वो किस तरीके से बनाता है, ये सब आपका क्या कहलाएगा, H बॉन्ड। क्या कहलाएगा आपका, ये भी आपका क्या कहलाएगा, H बॉन्ड। ये भी क्या कहलाएगा, H बॉन्ड। और ये भी क्या कहलाएगा, H बॉन्ड। और एक बात हमेशा ये ध्यान रखें कि H बॉन्ड कैसा होता है, दुर्बल। कैसा होता है, ये दुर्बल। ठीक है, तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, पूरी बात समझ में आ गई होगी। बस इसमें थोड़ी सी बात ये याद रखना है कि वे ठोस जिसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो आणविक ठोस, H बंधित आणविक ठोस कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, क्या क्या ले सकते हो, अमोनिया भी ले सकते हो, HF भी ले सकते हो। ठीक है, और H2O ऑलरेडी है, ये उदाहरण आपके कहलाएंगे। ये आपके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमने जो 3 हेडिंग पढ़ ली, उस तीनों हेडिंग का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बनाएंगे ताकि हमें विस्तार याद हो जाए। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, थोड़ा इसे सही कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ आएगा आणविक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है, और यहाँ आपका आएगा आकर्षण बल, आकर्षण, सॉरी क्या आएगा, आकर्षण बल। हाँ, ठीक है, यहाँ आपका आकर्षण बल आएगा, और यहाँ आपका, सॉरी पहले कर देते हैं अवयवी कण। यहाँ अवयवी कण, यहाँ पे आएगा आकर्षण बल। ठीक है, यानी आणविक ठोस, अवयवी कण, आकर्षण बल, और यहाँ आपका आएगा क्वथनांक और गलनांक, यानी गलनांक और क्वथनांक। यहाँ आपकी आएगी चालकता, और यहाँ आएगा आपका उदाहरण। ठीक है, हमने कितने आणविक ठोस पढ़े, 3 पढ़े। ठीक है, तो तीनों के पहला हमने कौन सा आणविक ठोस पढ़ा, पहला हमने पढ़ा, ठीक है, पहला कौन सा पढ़ा हमने, पहला हमने पढ़ा ध्रुवीय। ठीक है, यही पढ़ा ना, पहला ध्रुवीय पढ़ा। इसमें जो अणु थे वो कौन थे, अणु, अवयवी कण क्या है, अगर ध्रुवीय तो ध्रुवीय अणु होंगे, मैंने बताया था ध्रुवीय अणु। ठीक है, आकर्षण बल कैसा लगेगा, द्विध्रुव, 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 द्विध्रुव,
ध्रुव, जैसे हम अन्योन क्रिया बोलते हैं, इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद गलनांक उद्धनांक, अब ध्यान रखना द्विध्रुव के मध्य जो बंध बनने वाला है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। कैसा होता है ये, दुर्बल होता है। तो गलनांक उद्धनांक भी कैसे, निम्न रहेंगे। अगर ये बंध दुर्बल है तो गलनांक उद्धनांक भी कैसे रहेंगे, एकदम निम्न। चालकता तो आप जानते हो, इन सभी की चालकता कैसी होती है, कुचालक, ठीक है। उदाहरण ध्रुवीय अणु के, ध्रुवीय आणविक ठोस के क्या उदाहरण हो सकते हैं, एक तो HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, उदाहरण कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करने वाले हैं दूसरा, हमने क्या पढ़ा था, अध्रुवीय पढ़ा था, ठीक है। इसमें एक बात और कर लेते हैं, इसमें जो न्यू जीरो का मान था वो कैसा था, इज नॉट इक्वल था, जीरो के बराबर नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे अध्रुवीय हम पढ़ने वाले हैं, अध्रुवीय, ठीक है। तो इसमें न्यू जीरो का मान कैसा रहेगा, जीरो रहेगा, न्यू का मान कैसा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब इसमें कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है, तो इसमें कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय अणु, तो ये कैसा रहेगा, अध्रुवीय अणु, ठीक है। अब इनके मध्य कौन सा बल लगता है, तो इनके मध्य जो बल लगता है वो लंदन बल लगता है। कौन सा, लंदन बल। और कौन सा लगता है, परिक्षेपण बल, ठीक है। और ये बल कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, दुर्बल प्रकृति के, तो इनके गलनांक उद्धनांक कैसे रहेंगे, निम्न रहेंगे, ठीक है। और आप ये पढ़ चुके हैं आणविक ठोस कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। और इसके उदाहरण की हम बात करें तो जो समान प्रकार के परमाणु, जैसे I2 हुआ, Br2 हुआ, H2 हुआ, एक और होता है CO2 या अपवाद में, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय अणु के, अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था H बंधित वाला ना, H बंधित वाला है। तीसरा क्या था, H बंधित, ठीक है। अब इसमें अवयवी कण क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अवयवी कण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो अणु H बंध बनाते हैं, ठीक है। जो अणु H बंध बनाते हैं वे अवयवी कण कहलाएंगे, ठीक है। अब इनके मध्य कौन सा आकर्षण बल होता है, तो ध्यान रखना H बॉन्ड, ठीक है। कौन सा आकर्षण बल, H बॉन्ड। ये कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो जाहिर सी बात है दुर्बल है तो ये भी कैसा रहेगा, निम्न रहेगा। कैसा रहेगा, निम्न रहेगा। और ये भी क्या रहेगा, कुचालक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से उदाहरण, जैसे कि आपका बर्फ आ गया। ध्यान रखना बर्फ आपका कुचालक है, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है जब तक इसमें अशुद्धियां ना मिले। ध्यान रखना पानी जो है आपका जल, शुद्ध जल H2O, वो कुचालक है, ठीक है। जब तक उसमें अशुद्धियां ना मिले, कोई लवण या खनिज की मात्रा ना मिले, तब तक वो कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा। और शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, पॉइंट ध्यान रखना। शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, शुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन नहीं होता, ठीक है। विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, HF हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, NH3 हो सकता है। ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन बंध स्थापित करते हैं, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसका फोटो ले लीजिए तब तक। आई होप आपने ले लिया होगा इसका फोटो। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, अब इसमें हम बात करने वाले हैं ये द्विध्रुव जो बंध था वो किस प्रकार का बंध था। देखो जैसे हमने इसमें लिखा था
ध्रुव अब यहाँ बात करते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव। ठीक है, ये कैसा बंध होता है? देखो हमने द्विध्रुव में क्या पढ़े थे, जो ध्रुवीय अणु होते हैं कौन सा, जैसे मान लो HCl, ये क्या है? ध्रुवीय अणु है। ये एक ध्रुवीय अणु, यहाँ भी HCl है, क्या है? ये भी एक ध्रुवीय अणु, यहाँ भी एक H, ये कैसा है? ध्रुवीय अणु। यानी ये क्या है? द्विध्रुव है ना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ये क्या है? द्विध्रुव है। और अणु कौन सा है? ध्रुवीय। ठीक है, यानी ध्रुवीय अणु है तो इनके मध्य जो बंध बनेगा वो किसका बनेगा? ध्रुवीय अणु। इसे क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। इसको बंध को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। इस बंध को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। अब जैसे कि और बनाता चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है? HCl, इनके मध्य भी बंध, तो ये क्या है? द्विध्रुव है। और भी बनाएगा, और भी बनाएगा, ठीक है, ये क्या है? HCl, ये भी बंध बना रहा है। ठीक है, इस प्रकार क्या कर रहा है? ये जो ये बंध बन रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? द्विध्रुव। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बंध बन रहा है इनको हम क्या बोल रहे हैं? द्विध्रुव। अब बात करें इसके, ये क्या होता है? द्विध्रुव। द्विध्रुव का बंध है जो दो ध्रुवों के मध्य लग रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? द्विध्रुव। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, एक और बंध जो था वो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बंध, इनके मध्य जो बंध लग रहा है वो कैसा है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बंध। ठीक है, चलो अब जैसे कि लंदन बल, क्या होता है लंदन बल? ठीक है, जैसे कि मान लो I और I, ठीक है, I और I, इनके बीच क्या लग रहा है? एक प्रकृति का लंदन बल लग रहा है। जैसे हम परिक्षेपण बल बोल रहे हैं तो लंदन बल ये कैसा होता है? इसे हम क्या बोल रहे हैं? लंदन बल। और दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? परिक्षेपण बल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लगता है? देखो ये ऑर्गन गैस जितनी भी होती हैं, ठोस ऑर्गन गैस, उनके मध्य भी लगता है। ठीक है, उनके मध्य भी लगता है ये सब ठोसों में। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑर्गन की ये जो बंध है, ऑर्गन के जो अक्रिय गैस होते हैं उनके मध्य भी लगता है लंदन बल, परिक्षेपण बल। तो जो समान प्रकार के, जो समान प्रकृति के जो अणु होते हैं उनके मध्य क्या लगता है? लंदन बल और परिक्षेपण बल। आकर्षण बल कौन सा लगता है? आकर्षण बल कौन सा है? लंदन और परिक्षेपण। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करने वाले हैं हम थोड़ा, ये हो गया आपका। ठीक है, हाँ, हमने इस स्लाइड में आपका पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। आणविक ठोस के प्रकार खत्म हो चुके हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बंधित। ठीक है, तो हमने ये तीनों का आज अच्छी तरह से गहराई से देखा। और उससे पहले हमने अक्रिय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण भी पढ़ लिए थे, वो भी अच्छी तरीके से देखा था। क्रिस्टलीय ठोस में एक था उदाहरण आपका आयनिक ठोस, जिसका नाम क्या है? आयनिक ठोस। थोड़ा वो रह गया था, मैं बता दे रहा हूँ क्या रह गया था उसमें। आयनिक ठोस में जो आकर्षण बल था, आकर्षण बल वो कौन सा था? आयनिक बंध था। कौन सा बंध था? आयनिक बंध था। ठीक है, इसके बाद इसको और भी नाम से जाना जाता है, विद्युत संयोजी बंध। तो ध्यान रखना, विद्युत संयोजी बंध किसमें पाया जाता है? आयनिक ठोस में। इसे एक और नाम से जाना जाता है कूलामी बल, कूलामी बल के नाम से। ठीक है, तो ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। तो इन तीनों को ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है।
जैसे मान लो शिव जी का अमृत है ये, इसे तो पीना ही पीना है, एनसीईआरटी को तो पीना ही पीना है, ठीक है। यानी ये वरदान है आपकी तरह ही, ठीक है। आपके लिए तो, हमारे लिए, हम सभी के लिए, आपके लिए क्या एक तरह का वरदान है, इसको तो पीना ही पीना है। तो ये क्या है, आयनिक बंध, विद्युत संयोजी बंध, कूलामी बल, ठीक है। आयनिक ठोस में जो बंध होते हैं उसमें 3 नाम होते हैं, प्रकार नहीं, 3 नाम होते हैं। एक तो आयनिक बंध है, ठीक है, एक विद्युत संयोजी बंध बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, कूलामी बल बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो हमने जितना पढ़ा इन 3 वीडियो में, जो हमने 3 वीडियो बनाई है, जितना पढ़ा उन सभी का आप रिवीजन करेंगे। और कल हम इसमें करने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन की मीनिंग क्या होती है, हाँ, QUESTION, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड लेवल के हैं, ठीक है। जो आपके कौन से लेवल के हैं, बोर्ड लेवल के हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड लेवल के, ठीक है। तो कल हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल जालक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टल लेटिस, उससे पहले करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। और अगर अभी टाइम है तो मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ 1-2, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन कराता हूँ एनसीईआरटी का जो बोर्ड लेवल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कराता हूँ आपको। टाइम थोड़ा देख लें कितना हो गया, चलो करा देता हूँ। देखिए आपके स्लाइड में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए बोर्ड पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है आपका, उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। जिसमें लिखा है पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रोविडियम, ऑर्गन, सिलिकॉन, कार्बामाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें दिया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है, उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। आपने ठोस पढ़े रखे हैं, ठीक है, कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो हमें अंतरा आणविक बलों के प्रकृति पे रखना है, यानी इनके मध्य जो अणुओं के मध्य जो बॉन्ड है वो किस तरीका, किस प्रकृति का, उसके जरिए इन सभी को रखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला दिया है आपका, पहला इसमें दिया है, मैं इसका आंसर करा रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। देखो आप, जैसे कि इसमें पहला दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, ठीक है। अब यहाँ आयंस पाए जा रहे हैं, कैसे, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस, कैसे, आयंस पाए जा रहे हैं। और आयंस किस में जा पाए जाते हैं, आयनिक ठोस में। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंतरा आणविक जिसमें बंध पाए जाते हैं वो हमने क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ रखे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में हमने कई प्रकार के ठोस पढ़े, 4 प्रकार के। अब इसमें क्या है, पोटेशियम में एक प्लस कचरा एक माइनस कचरा, तो इसमें आयंस पा रहे हैं, तो इसमें आयनिक बंध है। किस प्रकार का बंध है, आयनिक बंध है। तो आयनिक बंध किस में होता है, आयनिक ठोस में, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक आंसर ये हो गया। दूसरा देखिए आपका दिया है टिन, ठीक है। दूसरा क्या दिया है आपका, टिन, यानी SN, ये क्या है आपका टिन,
ये क्या है आपकी धातु है, और धातु किस में पाई जा रही थी, धात्विक ठोस में। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक धात्विक ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये धात्विक ठोस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है बेंजीन और यूरिया। अब बात करते हैं बेंजीन यूरिया। तो बेंजीन का C6H6 होता है और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। अब इसमें सभी क्या मिल रहे हैं, अणु मिल रहे हैं, और अणु किसमें बोलते हैं, आणविक ठोस में, जहाँ बंद क्या है, अवयवी कण क्या है, अणु मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में भी बंद कैसा होगा, वांडरवाल का बंद होगा। ठीक है, वांडरवाल किस में मिलता है, आणविक ठोस में। तो ये कैसा ठोस है, आणविक ठोस है। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन आगे दिया है इसमें, अमोनिया, जल और जिंक। क्या दिया है, अमोनिया, जल और जिंक। ठीक है, अब इसमें दिया है अमोनिया NH3 और दिया है जल। ठीक है, तो पहले अमोनिया और जल को देख लेते हैं। तो अमोनिया और जल किस में मिल रहे थे, अमोनिया में H है, हाइड्रोजन बंद है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये कैसा है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। और इसमें दिया गया है आपके क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखिए बोर्ड में है, और इसमें क्वेश्चन में दिया गया आपका जिंक सल्फाइड। आपका क्या दिया, अब जिंक सल्फाइड की बात करें तो जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4। इसमें भी प्लस माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका आयनिक ठोस कहलाएगा। जिंक सल्फाइड में क्या होता है, एक तो आयंस होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस कहलाएंगे। उसके बाद आपका दिया गया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, आपने ग्रेफाइट का उदाहरण किस में पढ़ा था, याद करो, ग्रेफाइट का उदाहरण पढ़ा था सह संयोजक में, यानी ग्रेफाइट आपका दिया ग्रेफाइट। उसके बाद ग्रेफाइट के बाद और कुछ दिया है, ग्रेफाइट, रुबिडियम। अब रुबिडियम दिया है, ठीक है, तो रुबिडियम एक क्या है, आपकी धातु है, तो ये भी ये क्या रहेगा, धात्विक ठोस रहेगा। ये और ख़त्म कर लेते हैं पहले, रुबिडियम दिया है। ठीक है, ग्रेफाइट रह गया है, और रह गया है आपका ऑर्गन, हाँ ऑर्गन रह गया है, और सिलिकॉन कार्बाइड रह गया। तो सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे सह संयोजक ठोस, क्योंकि इसमें सह संयोजक बंध की प्रकृति का बंध पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा ऑर्गन। मैंने बताया था ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं, आणविक ठोस में। ये ध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन कहाँ पाए जाएंगे, अध्रुवीय में। तो ये क्या होता है, आणविक ठोस होता है। ये क्या होता है आपका, आणविक ठोस। तो यहीं पे आप लिख दो ऑर्गन, ये क्या कहलाएगा आपका, आणविक ठोस, क्योंकि अध्रुवीय, ध्रुवीय किसके प्रकार है, आणविक के हैं, तो ये जाहिर सी बात है क्या, आणविक ठोस। आई होप आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन है NCERT में जो पूरा करेंगे हम कल, यानी कल की क्लास में हम NCERT के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप उतार सकते हैं, इसे उतार लीजिए। और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। अगर कोई डाउट है आपको, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हम आपके डाउट को ज़रूर पूरा करेंगे। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।